जो बाइडन जिनसे सलाम लेने के लिए, जिनकी एक झलक के लिए पूरी दुनिया खुद इंतजार करती है, उन्होंने इंतजार किया है नरेंद्र मोदी का, भागते हुए वो नरेंद्र मोदी के पास आए हैं, उनसे सलाम लिया है, उनसे हाथ मिलाया है। लेकिन अब जो फॉरेन पॉलिसी है विराट कोहली की तरह है, फ्रंट फुट पे खेलते हैं, छक्के मारते हैं, राइट। सो दैट इज द एटीट्यूड, और ये एटीट्यूड सिर्फ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में नहीं, इंडिया की कल्चर में आ गया। इमदाद के लिए पाकिस्तान अपील कर रहा है, उनसे मेडिसन की भी अपील करें। पहले मेडिसन की पाकिस्तान अपील नहीं कर रहा था, अब कैबिनेट ने उनको कहा है वज़ीर आज़म साहब ने कि आप उसके साथ उनसे दवाएं भी मांगे, क्योंकि पाकिस्तान में शॉर्टेज होना उनकी आके शुरू हो गई है। अगर आप दुनिया में एकेडमिक प्रोडक्शन देखें तो इंडिया और चाइना प्रोड्यूस मोर इंजीनियर्स एंड MBAs देन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका कंबाइंड। यानी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से ज्यादा इंजीनियर्स इंडिया में होते हैं और चाइना में भी। नए लोग आते हैं, नए हमें आइडियाज दिखाते हैं, हमें नए ख्वाब दिखाते हैं, हम उन ख्वाबों को देखना शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान इमर्ज करेगा, पाकिस्तान जो है वो नए डिफरेंट पैराडाइम में शिफ्ट होगा। लेकिन वो पता चलता है कि वो वहां पे बैठ के वो इतने ज्यादा होते हैं, आपको डिपेंडेंट होते हैं सिस्टम के ऊपर कि वो कुछ भी नया नहीं बोल सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों अब पाकिस्तान में ये बातें हो रही है कि हमें भारत से दवाइयाँ मांग लेनी चाहिए। दोस्तों कुछ दिन पहले ही ये पाकिस्तान से खबर आई थी कि पाकिस्तान में लगभग 60 से 70 लोग जो है वो डेंगू की वजह से मर गए और पाकिस्तान में दवाइयाँ नहीं हैं। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में लगभग सारी दवाइयाँ जो हैं वो भारत की तरफ से ही जाती हैं, और इसीलिए अब पाकिस्तानी मीडिया ये बात कर रही है कि आखिरकार हम क्यों नहीं भारत से जो है वो दवाइयाँ मांग लेते हैं। यानी कि पाकिस्तान का दोगलापन आप देखिए, कभी कुछ दिन पहले तक ये बोल रहे थे कि हम भारत से कोई मदद नहीं लेंगे, लेकिन अब जब उनके यहाँ दवाइयाँ ख़त्म हो गई और उनको पता है कि दवाइयाँ जो है वो सिर्फ इधर भारत से ही आसानी से ले सकते हैं, तो ये अब उनका जो दोगलापन है वो सामने आया है और ये बोल रहे हैं कि अब हमें जो है वो भारत से दवाइयाँ ले लेनी चाहिए। दोस्तों इसमें ये भी बात हो रही है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके आने के बाद जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें तो अग्रेशन है ही, लेकिन हर इंडियन के अंदर एग्रेशन आ गया है। वो चाहता है कि इंडिया के ऊपर कोई भी दबाव ना डाल सके, जैसे कि दबाव अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालता है और अपना काम निकलवाता है, लेकिन भारत के ऊपर वही अमेरिका का दबाव जो है वो नहीं चल रहा। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप हम कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस पे पाकिस्तानी मीडिया और क्या बात कर रही है। पहली गवर्नमेंट गावस्कर की तरह बैटिंग करते थे, ऑन द बैकफुट, स्लो टुक 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 सारा दिन बैठ करके 70 रन बनाते थे। लेकिन अब जो फॉरेन पॉलिसी है विराट कोहली की तरह है, फ्रंट फुट पे खेलते हैं, छक्के मारते हैं, राइट। सो दैट इज द एटीट्यूड, और ये एटीट्यूड सिर्फ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में नहीं, इंडिया की कल्चर में आ गया। ये सारा का सारा ये अग्रेसिव पोस्चर, विनर टू बिकम ए विनर की जो एटीट्यूड है वो पहले नहीं थी। हम लोग कहते थे कि विजय अमृतराज बेचारा सेमीफाइनल तक जाके अटक जाता था बिकॉज किलर इंस्टिंक्ट नहीं थी, लेकिन उसके बाद से अब देख रहे हैं आप वो इंस्टिंक्ट कल्टीवेट हो रही है। सो वो अग्रेशन आपको इंडिया की इकोनॉमी में भी दिखता है, इंडिया की जो है सो फॉरेन पॉलिसी में। कांग्रेस के बाद यानी बीजेपी की जो गवर्नमेंट आई है, इनके आने से ये देखा गया है कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी बहुत अच्छी चल रही है और इकोनॉमी में भी आप लोग अब 5th नंबर पर आ गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या सीक्रेट्स हैं या क्या ऐसी बात है जो लोग सीख सकें? आजादी से लेकर अभी तक इंडिया हैज डन थिंग्स विच आर फंडामेंटली करेक्ट। मिसाल देता हूं मैं आपको कि अगर आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो जो नए मुल्क आजाद हुए पोस्ट कॉलोनियल मुल्क जो कहते हैं कॉलोनाइजेशन से, वो मुल्क जिन्होंने लैंड रिफॉर्म्स की हैं उन्होंने ज्यादा तरक्की की है बनिस्बत लैंड रिफॉर्म्स की। तो पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं, इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स बहुत पहले हो गए। वन ऑफ द रीजंस व्हाई, क्योंकि आपका मुल्क बनाया गया जागीरदारों के, they were led by जागीरदार। So there is a economic theory के जिना को जो सपोर्ट करते थे they were जागीरदार, and one of the fears was कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स हो जाएंगे और ये जो बड़े बड़े ठाकुर वगैरह हैं they will be cut down। दूसरी चीज ये है कि जो सोवियत यूनियन का जब कोलैप्स हुआ था 1991 में, उसके बाद से इंडिया मजबूरन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ गया। तो 1991 से नरसिम्हा राव के बाद से जो लिबरलाइजेशन हुआ है, तो इंडिया की इकोनॉमी का जो ट्रेजेक्टरी चेंज हुआ है। उससे पहले इंडिया 4-5% पे ग्रोथ करती थी। लोग मजाक से हिंदू ग्रोथ रेट का लफ्ज इस्तेमाल करते थे टू
बट जब से लिबरलाइजेशन हुआ, ऑल ऑफ दैट टाइमिंग बहुत परफेक्ट थी। ग्लोबलाइजेशन भी जब भी शुरू हो रहा था, बिल क्लिंटन जब भी इलेक्ट हुए थे यूएस प्रेसिडेंट, और उन्होंने WTO, ओपन मार्केट्स, फ्री मार्केट को पुश करना शुरू कर दिया, कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी। तो कोल्ड वॉर के बियॉन्ड इज बेसिकली एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इंडिया की जो लिबरलाइजेशन हुई, इट काइंड ऑफ मैच्ड ग्लोबलाइजेशन। तो बिलावल ने कहा कि नहीं, इंडिया ने हमें एड ऑफर नहीं की। और एक चीज मैंने और एहसास हुआ मुझे कि जब भी कोई फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर उस सीट पे आता है तो वो वैसे ही बिहेव करता है। वैसे पता तो इन चीजों को पहले भी था, लेकिन बिलावल से हम थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज्यादा कर रहे थे। शायद वो यंग हैं, नए लोग आते हैं, नए हमें आइडियाज दिखाते हैं, हमें नए ख्वाब दिखाते हैं, हम उन ख्वाबों को देखना शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान इमर्ज करेगा, पाकिस्तान जो है वो नए डिफरेंट पैराडाइम में शिफ्ट होगा। लेकिन वो पता चलता है कि वो वहां पे बैठ के वो इतने ज्यादा होते हैं, आपको डिपेंडेंट होते हैं सिस्टम के ऊपर, कि वो कुछ भी नया नहीं बोल सकते। वो सिर्फ वो जिसे कहते हैं ना तोते की तरह टैं टैं, उन्होंने एक ही चीज करनी है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। I was expecting something new, I was expecting, लेकिन फिर भी उस पर बात करूंगा। खैर एनी हाउ, बिलावल का तो ये चला। मैं आपको बताऊं कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें वो बता रहे हैं कि जो चाइना है दैट विल ग्रो एट द रेट ऑफ द 4.5%, यानी कि जिसे आप कह लें कि चाइना जो है वो बाकी जो खित्ते हैं से कम ग्रो करेगा। और उम्मीद ये थी कि ये 5.3% पे शायद ग्रो करेगा, लेकिन इंडिया जो है वो 7.2% पे ग्रो कर रहा है। इनकमिंग सितंबर नेक्स्ट ईयर 7.2% पे ग्रो करेगा। और अच्छा मजे की बात यह है कि अब चाइना का प्रॉब्लम यह है कि चाइना ने उनकी जीरो कोविड स्ट्रेटजी है, दुनिया की सबसे बड़ी रीजन की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, मैसिव लॉकडाउन्स हैं, और जो जहां भी आउटब्रेक होता है वो सारा शट डाउन कर देते हैं। और अब जारी बात है, ये चीजें जारी बात है इकोनॉमी को जो है वो हिट करते हैं। अब जारी बात है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो कहता है कि जो डेवलपिंग और इमर्जिंग एशिया है, और जो वो कहते हैं कि इसके तकरीबन 46 रीजनल मेंबर्स हैं इन एशिया एंड पैसिफिक के अंदर। ये आप देखिए इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें दे डोंट ब्रिंग जापान फॉर वन रीजन और दी अदर। अब चाइना को देखिए आप कि चाइना जो है वो अगर 4.5% पे ग्रो कर रहा है, इंडिया 7.2% पे ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट ईयर 8% पे ग्रो करेगा और 7.2% पे ग्रो करेगा, जबकि फॉर 2022 दे आर आस्किंग सेइंग कि इंडिया जो है वो 7.5 and 7% पे ग्रो कर रहा है। अब पाकिस्तान पे आ जाएं, पाकिस्तान वो कह रहे हैं इस साल जो है वो 4% से 6%, जो कि इतना नहीं है, ऑब्वियसली हमें स्टैटिस्टिक्स के बारे में 4% से भी कम है। और अगले साल पाकिस्तान जो है वो 3.5% पे और 4.5% के बीच में ग्रो करेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान के फ्लड्स आए हैं। तो ऑब्वियसली एशियन डेवलपमेंट बैंक माइट नॉट हैव पुट ऑल दीज थिंग्स इन द पर्सपेक्टिव। श्रीलंका माइनस में है, इंडोनेशिया 5.5 पे ग्रो करेगा, थाईलैंड 3% पे ग्रो कर रहा है और 4.5 या 4.2 पे, मलेशिया इसी तरह 6% पे ग्रो कर रहा है और नेक्स्ट ईयर 5.4 या इस तरह ग्रो करेगा। इसी तरह फिलीपाइंस भी 6% पे ग्रो कर रहा है और अगले साल 6.3 पे करेगा। वियतनाम भी 6.5 पे कर रहा है और अगले साल 6.7 पे करेगा। सो पूरे इस डेवलपिंग रीजन में जो सबसे कम पेस है वो या हमारी है या श्रीलंका की है। सो ये है वो कंडीशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड